हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के साथ कवर करता है। और जो आने वाले एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार आपको मेहनत करनी चाहिए और तब जा कर के आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएंगे। और लगातार मेहनत ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी, इसलिए लगातार मेहनत करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है जयदीप हंसराज को। इसके साथ अगर बात की जाए, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक सिक्योरिटीज के वर्तमान एमडी और सीईओ जयदीप हंसराज को 1 अप्रैल 2024 को वन कोटक ग्रुप का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटक महिंद्रा ने, आप कह सकते हैं, एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप हंसराज को नियुक्त किया गया है। और इसकी नियुक्ति कब हो जाएगी? 1 अप्रैल 2024 से हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप कह सकते हैं मुंबई में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है शीतल देवी। इसके साथ अगर बात की जाए, पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मतदान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं शीतल देवी, उसको भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में, आप कह सकते हैं, नियुक्त किया है। और अभी जैसे आप कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव होंगे, उसको देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मतदान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक, आप कह सकते हैं, प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया था। इसी प्रकार से अगर बात करें किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो आप कह सकते हैं मोहम्मद शामी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो आप कह सकते हैं ये यूएसए के साथ कर रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता, आपदा सहायता और सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन 18 मार्च से 31 मार्च के बीच, आप कह सकते हैं, आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज 18 से 25 मार्च 2024 तक, आप कह सकते हैं, निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत और यूएसए के बीच, आप कह सकते हैं, कौन सा सैन्य अभ्यास होगा? तो उसका नाम है टाइगर ट्राइफ। इसके साथ अगर बात की जाए, सी डिफेंडर युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। वज्रप्रार युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास होता है। इसके साथ अगर बात की जाए, लामित्य युद्ध अभ्यास भारत और सेशेल्स देश के बीच होता है। बंगोसार युद्ध अभ्यास अगर बात की जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। गुरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस देश के बीच होता है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। जितने भी मैंने आपको युद्ध अभ्यास बताए हैं, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर बार इनमें से एक क्वेश्चन आपके जीके में पूछ लिया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, शरणार्थी अब्दुल्लाहिस मीर को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन, उसके बाद हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये इसके, आप कह सकते हैं, फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय अगर बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो कह सकते हैं यूएनएचसीआर, आप कह सकते हैं,
नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कह सकते हैं अब्दुल्लाही मीर को 2023 का शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोही समूह है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह मणिपुर का सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोही समूह है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ, तो आप बोल सकते हैं 1964 में इसका गठन हुआ। और यह राज्य के नागा बहुल्य यानी जो नागा जनजाति है और कुकी जो जनजाति आप कहते हैं उसको प्रभुत्व वाली पहाड़ियों में सक्रिय विद्रोही समूहों से अलग है। यानी आप कह सकते हैं यह राज्य के नागा बहुल्य और कुकी जोमी प्रभुत्व वाली पहाड़ियों में सक्रिय विद्रोही समूह जो है उनसे अलग है ये। इसके साथ अगर बात की जाए शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित सेविलियर डे ला लीगियन डी ऑनर यानी नाइट द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले भारत के व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है शशि थरूर, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी हैं। यानी भारत की 84 में ग्रैंड मास्टर जो बनी है उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के प्रशासक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज को 2023 के लिए वर्ष का शब्द नामांकित किया है। यानी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 के लिए कौन से शब्द को नामांकित किया है? तो उसका नाम है रिज। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी? तो जर्मनी बनी। और उप विजेता टीम कौन सी बनी? तो फ्रांस बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 के लिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसका शब्द कौन सा बना? तो रिज बना है। और 2023 में जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ उसमें कौन सी टीम जीती? जर्मनी जीती। विजेता टीम कौन सी रही? फ्रांस रही। और 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो वैशाली रमेश बाबू आप कह सकते हैं इसमें ग्रैंड मास्टर बनी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सबसे युवा एथलीट पुरस्कार आप कह सकते हैं शीतल देवी बनी, जो पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। यानी आप कह सकते हैं रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सबसे युवा एथलीट जो बनी है उनको जो पुरस्कार दिया गया है उनका नाम है शीतल देवी, और जो आप कह सकते हैं पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी भी हैं। और इन्हीं को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर मार्स रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की ऐसी पहली कौन सी महिला बनी है जो मंगल ग्रह पर मार्स रोवर का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? तो उसका नाम है अक्षिता कृष्णमूर्ति। और ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा में काम कर रही है और वह नासा के मंगल मिशन पर से जुड़ी हुई है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 20 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 20 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार होगा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस के साथ डीजीपी मुख्यालय में इस ऐप को लॉन्च किया। यानी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप का आप कह सकते हैं शुभारंभ किया। और किसने किया ये शुभारंभ? यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने, और साथ में एडीजी कानून व्यवस्था जो है उनका नाम है अमिताभ यस, उन दोनों ने साथ में मिलकर के इस ऐप को लॉन्च किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चक्रवाती तूफान मैगन ऑस्ट्रेलिया में आया है। अगर बात की जाए चक्रवाती तूफान कहां पर आया है? तो मैगन में आया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति से बनी हुई पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ।
और अगर बात की जाए साल 2024 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, तो उसका नाम है अल्वारो, जो आप कह सकते हैं मेडागास्कर में आया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा तूफान आता है, तो विली विली तूफान आता है। विश्व का सबसे भयंकर तूफान की बात की जाए तो कौन सा, टार्नेडो, जो अमेरिका में आता है। बंगाल की खाड़ी में आए मिनचोक तूफान का नाम किसने दिया है, तो आप कह सकते हैं म्यांमार देश ने दिया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हॉर्नबिल जो महोत्सव है, ये 24वां आप कह सकते हैं 2023 में मनाया गया, तो ये कहां पर मनाया गया, नागालैंड में मनाया गया। यानी हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो आप कह सकते हैं नागालैंड का है, जो आप कह सकते हैं 24वां है, और ये 2023 में मनाया गया। और इसे अगर बात की जाए तो त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, और यह प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और यह देश के सबसे बड़े स्वदेशी महोत्सव में से एक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में है, यह किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं मलेरिया से संबंधित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे को मजबूत करना, कमियों की क्षमता का विस्तार करना, कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना, और याओंडे अफ्रीकी देश के कैमरून की राजधानी भी है। अगर पूछा जाए कैमरून देश की राजधानी क्या है, तो आप कह सकते हैं याओंडे है। और ये याओंडे डिक्लेरेशन जो है किसके लिए शुरू किया गया है, तो मलेरिया की बीमारी के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, स्टैटिक जीके का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि तेलंगाना के नए सीएम कौन बने हैं, तो उनका नाम है रेवंत रेड्डी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उनका नाम है नायब सैनी। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चंपई सोरेन। तो इस प्रकार से नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके नाम हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं WPL, आप कह सकते हैं वुमेन प्रीमियर लीग जो है 2024 में हुआ, ये आयोजन हुआ इसका आप कह सकते हैं 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 के बीच। प्रशासक की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था, ये भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्रायोजित किया गया। आप कह सकते हैं कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था। प्रायोजक की अगर बात की जाए तो किसने किया प्रायोजित, आप कह सकते हैं टाटा समूह ने प्रायोजित किया गया। कुल टीम अगर बात की जाए तो 5 इसमें कुल टीम थी। मैच कितने हुए, 22। विजेता राशि कितनी थी, आप कह सकते हैं 6 करोड़, और उपविजेता राशि कितनी थी, 3 करोड़। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए तो ये मैच किसने जीता, तो आप कह सकते हैं रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने आप कह सकते हैं मैच जीता। और उपविजेता कौन सी टीम रही, दिल्ली कैपिटल रही। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसमें 5 टीमें कौन कौन सी खेल रही थी, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स, ये 5 टीमें मुख्य रूप से इसमें भाग ले रही थी। अगर बात की जाए BCCI की स्थापना कब हुई, 1928 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। BCCI के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिनी है। और BCCI के सचिव कौन है, तो उनका नाम है जैसा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ऑरेंज कप किसको दिया गया, तो एलेक्सी पेरी को दिया गया, जो आप कह सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 347 रन बनाए 9 मैच में। अगर इसी प्रकार से पर्पल कैप की बात की जाए तो श्रियंका पाटिल को दिया गया, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 13 विकेट लिए 8 मैच में। इसके साथ अगर बात की जाए, काशी गौतम को गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी सबसे महंगे खिलाड़ी कौन सी खरीदी गई, तो उनका नाम है काशी गौतम। और किस टीम ने जीता, गुजरात जॉइंट्स ने जीता। कितने रुपए में, 2 करोड़ रुपए में। यह खिलाड़ी WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। और काशी गौतम घरेलू क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा कर चुकी हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की युवा ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड के लिए भी दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। और अगर बात की जाए, ये आप कह सकते हैं बल्ले से भी और आप कह सकते हैं गेंद दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली महिला है, इसलिए इनको आप कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन है, दीप्ति शर्मा। और ये किस आप कह सकते हैं टीम से जुड़ी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं यूपी वॉरियर से जुड़ी हुई हैं। और दीप्ति शर्मा को हाल ही में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीएसपी बनाया है। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की बात की जाए तो किसे दिया गया अवार्ड, तो श्रियंका पाटिल को दिया गया।
इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाली महिला कौन सी बनी WPL में, तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इन्होंने 20 छक्के लगाए। इसी प्रकार से अगर बात की जाए बेस्ट कैच की, अगर बात की जाए तो संजीवन संजना जो आप कहते हैं बेस्ट कैच लेने वाली महिला बनी। बेस्ट स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो जॉर्जिया वेरहम आप कहते हैं बेस्ट स्ट्राइक रेट वाली महिला बनी। फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला। प्लेयर ऑफ द फाइनल की अगर बात की जाए तो सोफी मेलुश ने आप कह सकते हैं ये प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच आप कहते मिला। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं एक साथ चुनाव के साथ संबंधित है। यानी कोविंद समिति का संबंध किससे है, तो एक साथ चुनाव वाली समिति के साथ इनका संबंध है। और कोविंद कौन है, यानी रामनाथ कोविंद जो आप कहते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और हाल ही में इस समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कई बार क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ आप कहते प्रस्ताव किस राज्य ने पेश किया है, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ये हाल ही में ऐसा हुआ है। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 को हुई। इसी के अनुसार अगर बात की जाए संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग सदस्यों की शक्तियां, कार्य और कार्यालय और पात्रता का वर्णन किया गया है। यानी 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियां, उनके कार्य, उनके कार्यकाल और पात्रता को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही हैं, तो उनका नाम है श्रीमती रमा देवी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उनका नाम है श्री TN शेषन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उनका नाम है TN शेषन। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य आयुक्त कौन बने, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, और इसकी शुरुआत कब हुई, 2011 से इसकी शुरुआत हुई। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ऐसा किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ, तो 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के तहत हुआ। इसी प्रकार से अगर बात की जाए EVM मशीनों का सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल विधानसभा के थरूर विधानसभा में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले EVM मशीनों का प्रयोग कहां पर किया गया, केरल में किया गया। कब किया गया, 1982 ईस्वी में किया गया। किस विधानसभा के चुनाव में किया गया, थरूर विधानसभा के चुनाव में किया गया। 1998 ईस्वी में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के विधानसभा का संपूर्ण चुनाव EVM के द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 1999 ईस्वी में गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव EVM के द्वारा करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके संपूर्ण चुनाव EVM के द्वारा करवाए गए, तो उस विधानसभा का नाम था गोवा। और कब करवाए गए, 1999 ईस्वी में। और 2014 में यानी 14वीं लोकसभा के दौरान संपूर्ण जो चुनाव करवाए गए वो किसके द्वारा करवाए गए, EVM के द्वारा करवाए गए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो नोटा जो है, यानी इसको बोल सकते हैं नॉन ऑफ द अबव। नोटा का अर्थ होता है इनमें से कोई भी नहीं। यानी नोटा का उपयोग पहली बार भारत में 2009 ईस्वी में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटा का सबसे पहली बार भारत में प्रयोग कब किया गया, 2009 में। कहां पर प्रयोग किया गया, तो आप कह सकते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले नोटा जो है आप कह सकते हैं उसका विकल्प दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए नोटा बटन ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में, यानी नोटा बटन जो है 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुए 4 राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपनी शुरुआत की। यानी 2013 में नोटा जो आप कह सकते हैं उसका विकल्प लाया गया। कितने राज्यों में जो चुनाव हुए इनमें लाया गया, 4 राज्यों में, जिनके नाम है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक आप कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इनकी शुरुआत हुई। 2014 से नोटा पूरे देश में लागू कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटा को पूरे देश में कब लागू कर दिया गया, 2014 से लागू कर दिया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2023 से विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई भी नहीं, यानी नोटों का आप कहते हैं विकल्प
उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से अगर बात करें दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को आप कह सकते हैं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और टारगेट जॉब स्कैन को आप कह सकते हैं सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।